तो देखो, आपने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को जब आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ये वैलेंस सेल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेपरेट लगे हुए हैं। मतलब क्या है कि यहां पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना हुआ है किसका? B2 का। इसके बाद आप देखिए C2 का, इसके बाद ये N2 का, उसके बाद O2 का, उसके बाद F2 का। ठीक है, तो आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आपको एक चीज देखने को साफ साफ समझ में आ रही है, क्या कि यहां पर है ये सिग्मा, सिग्मा स्टार। ठीक है, इसके बाद क्या है? पाई, और उसके बाद सिग्मा, उसके बाद पाई स्टार, उसके बाद सिग्मा स्टार। इसका मतलब क्या है कि यहां पर B2 के केस में आपको क्या देखते हुए मिल रहा है कि B2 के केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर में आपसे पूछूं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार काट दो, इसके बाद क्या बचा? पाई बचा। तो पाई में बेसिकली इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, वो की किसमें? बॉन्ड में। मतलब क्या हुआ कि B2 का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? B2 का आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 1। और वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो एक पाई बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां पर आप जैसे ही इससे आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते भी आप देख रहे हैं कि यहां पर इसके पास क्या है? C2 के पास बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2 निकलेगा, इसके पास 2 निकलेगा, तो C2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा आपका 2 निकलेगा, और वो दोनों के दोनों बॉन्ड ही कौन से होंगे? पाई बॉन्ड्स होंगे। इसके बाद जैसे ही आप N2 में जा रहे हैं, तो N2 में क्या देख रहे हैं कि N2 के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये तो इससे कैंसिल हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन N2 के दोनों पाई बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू उसके सिग्मा बॉन्ड में। तो ये कैसी बात हो गई? ये आखिरकार कैसा हो गया? अगर आप जीओसी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड वीक हो गया और आपके पाई बॉन्ड्स स्ट्रांग हो गए, तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली हम लोगों ने नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, वो इस तरीके से नॉर्मल एमओटी को एक थ्योरी लाई गई कि ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को देखा और उसको स्टडी किया, तो वहां से हमें समझ में आया कि जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो ये एक पॉइंट आता है जहां पर ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ओवर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कहा जाता है। आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है? चलिए इसे आज ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये 2-3 पॉइंट्स ही हैं एमओ डायग्राम्स में, उनको समझ लिया तो फिर बाकी सब कुछ हाथों में रखा हुआ है। उन क्वेश्चन को अभी लास्ट में हम लोग करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मन से आंसर देना। अभी सुन लो ध्यान से बात को। बात क्या है यहां पर कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को जब आप स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद देखते हैं कि कौन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप नॉर्मली, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसी तरीके से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं? किस तरीके से बनते हैं? नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आपके हिसाब से जो सही बात है, अगर मैं आपसे पूछूं सही तरीका क्या है, सही तरीका आपको ये लग रहा होगा, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है F2 का, ये सही लग रहा है। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि F2 के पास जो ओवरऑल बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है कि पाई बॉन्ड्स कम स्टेबल हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहां पर अगर सिग्मा बॉन्ड नीचे है एनर्जी में, इसका मतलब है वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल है। तो नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। लेकिन यहां पर होता है sp इंटरेक्शन, यहां पर सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर सेम सिमेट्री के, ध्यान समझना क्या होता है कि सेम सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान समझ, सेम सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। मतलब आपके पास एमोड है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री बिल्कुल मैच कर रही है दूसरे ऑर्बिटल की सिमेट्री से। तो बेसिकली क्या होता है, अगर वो एक दूसरे के पास ज्यादा पास होंगे तो क्या होता है? सेम सिमेट्री की वजह से, जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है कि दो सेम बिल्कुल सेम एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। इसी तरीके से 2 ऑर्बिटल भी अगर सेम सिमेट्री के हो तो वो भी एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, जिसकी वजह से उनके बीच में अगर उनको पास लाओगे तो रिपल्सन होगा, और जो हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो हाईयर एनर्जी में चला जाता है, और जो लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो लोअर इन एनर्जी चला जाता है। इस वजह से होता क्या है बेसिकली, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका कहां गया? ये सिग्मा ऑर्बिटल। इस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या है? सिग्मा जी है। इसकी सिमेट्री क्या है? सिग्मा जी सिमेट्री है। और इसी के साथ साथ जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल भी आपस में क्या है? ये भी, इसकी भी सिमेट्री क्या है? सिग्मा जी है। ये ऑर्बिटल कैसा है? एस ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल कैसा है? पी ऑर्बिटल है। इन दोनों की सिमेट्री सेम हो जाने की वजह से अगर इनको पास पास लाकर रखा गया, अगर इनको आपने पास लाए
अगर आप इनको क्या लाए, पास ले आए, तो पास लाने से बेसिकली क्या होता है कि इनके बीच में रिपल्सन होगा। इसकी जो एनर्जी थी, जो इसकी एनर्जी, देखो नॉर्मली अगर ये दोनों दूर दूर हैं, कहां गया आपके पास, ये सिग्मा जी है और दूसरा कहां गया आपका, ये सिग्मा जी है, ये सिग्मा जी और ये सिग्मा जी। अब मैंने जो पिछला वाला पीछे वाला डायग्राम बनाया था वो बेसिकली आपको दिख नहीं रहा था साहब। इस बेसिकली डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, पूरा मत देखो, समझो मत उसको, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझ लो बस। जैसे ही आप लेफ्ट देखो, ये बेसिकली मैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, ये बेसिकली 2s और 2s स्टार है आपके, सिग्मा और सिग्मा स्टार जो बन रहा है ना, किसके लिए, Li2 के लिए, B2 के लिए, उसका एक रिलेटिव एनर्जी डायग्राम है कि जैसे ही आप लिथियम से Na की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर जो सिग्मा ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है, इनके बीच की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगातार एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि जैसे ही आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, और उस लिमिट को क्रॉस करने से होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, ये सिग्मा और ये सिग्मा ऑर्बिटल जिनकी सिमेट्री सेम हो जाने की वजह से एक दूसरे को एक तरीके से रिपेल कर रहे थे, इसकी एनर्जी बढ़ जा रही थी, इसकी एनर्जी कम हो जा रही थी। जैसे ही आप बेरिलियम से न कार्बन और नाइट्रोजन से जैसे ही आप ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन से जैसे ही आप ऑक्सीजन में चेंज होंगे, तो इनके बीच की एनर्जी, इनके बीच की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट इतनी हो जाएगी कि इनके बीच में रिपल्सन एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन तक क्या होता है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, ये रिलेटिवली क्या होता है, एनर्जी में ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से ये पाई ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी रखता है अपने पास। इसी वजह से आपके पास जो नॉर्मल ऑर्बिटल डायग्राम्स होंगे, इन नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड वाले जितने भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे, उनमें सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रखनी होती है, आपको ज्यादा रखनी होती है। लेकिन जैसे ही आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाता है। यहां पर बेसिकली गैप को सही से दिखाया नहीं गया है, यहां पर एनर्जी गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड फिर से अपनी जगह पर आ गया जहां पर ये नॉर्मली रहता है, तो इसलिए फिर से ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू दिस। और ये सिग्मा ऑर्बिटल सेम सिमेट्री में इंटरेक्ट करने की वजह से इन्हें आपस में sp मिक्सिंग भी कहा जाता है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो इसको आपस में sp मिक्सिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, sp मिक्सिंग भी इसको कहा जाता है। तो ये sp मिक्सिंग की वजह से या फिर sp इंटरेक्शन की वजह से नाइट्रोजन के पहले तक आपके पास जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, और जैसे ही नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी का एनर्जी का सीक्वेंस यहां पर बना हुआ था, ये वाला सीक्वेंस जो आपके पास बना हुआ था, ये सीक्वेंस बेसिकली वही बता रहा था कि एनर्जी गैप लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस वजह से आपके पास बेसिकली क्या हो गया, आपके पास दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको पढ़ने होते हैं। आपके जब आप किन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, आप होमोन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर एक सीक्वेंस में समझना है। होमोन्यूक्लियर एमओ डायग्राम्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा, दो तरीके के डायग्राम्स बनेंगे। जैसे मान लो ये आपका 2s है और ये क्या है आपका 2p, या स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है ना, स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ, उसमें ही मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। हाँ, तो कुल मिलाकर आपके पास दो तरीके के एमओ डायग्राम्स आपको ध्यान रखने होते हैं। होमोन्यूक्लियर डायग्राम्स की जब आप बात करेंगे तो वो N2 और O2 दो टाइप के आप समझ लो, N2 और O2, बस यही दो तरीके के डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका N2 है और ये क्या है, आपका O2 है। या तो होमोन्यूक्लियर इस टाइप के होंगे या तो होमोन्यूक्लियर इस टाइप के होंगे। अब आपसे इनमें कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि N2 प्लस N2 और यहां पर N2 माइनस, इनका बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस बताओ, इनके बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस बताओ, इनके पैरामैग्नेटिज्म का सीक्वेंस बताओ, या फिर कुछ भी अब आपसे पूछ सकता है। आपको क्या करना है, कुल मिलाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आता हो, उसके आधार पर इसमें आप इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करते रहना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर आपको काउंट करना आता ही है। ये दो तरीके के सीक्वेंस आपको समझने होते हैं।